गोली चलने की आवाज मेंशन की चार दीवारी में गूंजी थी। हसाम खाली नजरों से अपने पाँव में पड़ी लाश की जानिब देखने लगा। उसने अपनी गन पास खड़े गार्ड को पकड़ा दी, जबकि खुद उसके हाथ से गीला टॉवल पकड़कर अपने हाथ साफ करने लगा। फिर उसने पास ही कुर्सी पर पड़ा अपना कोट पहना और आंखों पर ग्लासेस लगाकर वहां से पूरी शानो शौकत के साथ ऐसे निकल गया जैसे यहाँ इस बेसमेंट में कुछ मिनट पहले कुछ हुआ ही ना हो। हसाम, ये सब क्या है? मैंने तुम्हें उसे जिंदा रखने को कहा था। बताया भी था कि सच निकलवाने का वो हमारा आखिरी हथियार है। फिर ये क्यों किया? वो जैसे ही वजदान साहब के ऑफिस में दाखिल हुआ, उसके कानों से उनकी संजीदा आवाज टकराई। ओ, जितनी तेजी से यहाँ न्यूज़ पहुंचती है, मेरा नहीं ख्याल इतनी तेजी से बीबीसी वालों के पास भी पहुंचती होगी। वो तंजिया लहजे में बोला, मेरे पास तुम्हारे मजाक के लिए वक्त नहीं है, इसलिए सीधा मुद्दे पर आओ और ये सब करने की वजह बताओ। वह उसकी तरफ देखते हुए करख्त लहजे में बोले, मैंने पता लगवा लिया है बॉस के मेंशन पर किसने हमला करवाया था। तो फिर तुमने इस आदमी को जान से क्यों मार दिया? क्या पता हम लोग इससे कोई और इन्फॉर्मेशन भी निकलवाने में कामयाब हो जाते। उसने कहा कि मेंशन पर हमला रैकर्ड इग्निशियो ने करवाया है, जो कि सरासर झूठ है। वो झूठी इन्फॉर्मेशन देकर हम दोनों के दरमियान लड़ाई करवाना चाह रहा है, ताकि इसका फायदा थर्ड पार्टी जिसने सचमुच हमला करवाया है वो उठा सके। उसके पूछने पर वो तहम्मुल से बोला, अगर वो सच कह रहा हुआ तो फिर? वजदान साहब जानते थे कि बॉस के मेंशन पर हमला करवाने के पीछे अग्निशियो की फैमिली का हाथ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो अपने साहबजादे की सोच को परख रहे थे कि आखिर वो चीज़ों को किस नज़रिए से देखता है। अगर वो अग्निशियो की फैमिली का मेंबर होता तो वो कभी भी अपने मुंह से उनके खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं निकालता, क्योंकि मैं जानता हूँ उसके पालतू कुत्ते बहुत ज़्यादा वफादार हैं। मर जाएंगे मगर अपने लीडर का नाम नहीं बताएंगे। बेशक मुझे रैकर्ड पसंद नहीं और मैं उसकी जान लेना चाहता हूँ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो बंदा अपने आदमियों की हर सूरत में हिफाजत करेगा। अगर ये आदमी उसका होता तो वो लाजमी उसे यहाँ से निकलवाने की कोशिश करता, मगर इसके पीछे जो इसका लीडर है उसे यकीनन सिर्फ अपने आप से मतलब है, अपने आदमियों की कोई परवाह नहीं। उसके अल्फाज की गहराई पर वो काफ़ी इम्प्रेस हुए। और तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक इस हमले के पीछे किसका हाथ है? वो आईब्रो उचकाकर पूछने लगे। जिसने ये हमला करवाया है उसने डायरेक्ट हम लोगों को वार्निंग भेजी है। उसने हम तक ये पैगाम भेजा है कि वो आराम से हमारे घरों पर हमला करके सुकून से वहां से बचकर निकल भी सकता है, और इसके साथ साथ वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन देकर हमारे आसपास के दुश्मन भी बढ़ाना चाह रहा है। इसी कोशिश में उसके आदमी ने इग्निशियो का नाम लिया, क्योंकि हमारे इस फैमिली के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। मेरे ख्याल में जो इंसान हमला करवा रहा है वो हम लोगों से अच्छी तरह वाकिफ है। अगर नहीं तो ये हमारा कोई नया या पुराना दुश्मन है, जिसका हमारी फैमिली से काफ़ी गहरा नुकसान हुआ है। पहले मुझे लगता था ये हमला ब्राज़ील के लोगों की जानिब से हुआ होगा, मगर अब मुझे यकीन हो गया है ये कोई और ही हमला है, क्योंकि बात के दौरान इस आदमी का लहजा ब्राज़ीलियों से मेल नहीं खाता था। हसाम ने सोचते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो, ये आदमी ना ब्राज़ील से है ना ही यूएस से है। इसका लहजा, बातचीत का अंदाज मुख्तलिफ था। कोई आम इंसान इस फ़र्क को नहीं समझ सकता था, लेकिन कोई गहराई में जाकर सुने तो उसे बोलचाल में बिल्कुल हल्का सा फ़र्क समझ में आएगा। इन लोगों ने अपनी असली पहचान को छुपाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन हमसे नहीं छुपा पाए। और सोर्सेज से खबर भी मिली थी कि हम पर रशिया वाले हमला करने वाले हैं। पहले तो मैंने इस पर इतना गौर नहीं किया, पर अब लग रहा है ये यकीनन रशिया वाले ही होंगे। वह आज पेंसिल को अपनी उंगलियों पर घुमाते हुए तफसील से बताने लगे। इसका मतलब हम पर हमला बिरौने मुल्क से हुआ है, यानी रशिया में भी हमारे दुश्मन मौजूद हैं। वो अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोला, हम ऐसा नहीं कह सकते, पहले इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन निकलवानी होगी। हाँ, तो वेट किस बात का है? निकलवाएं या फिर इस बात का इंतजार कर रहे हैं वो दोबारा हम पर कब हमला करें? वो दांत पीसता हुआ बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपने आदमी वहां भेज दिए हैं, जो सारे मामले की तहकीक करने के बाद जल्द इन्फॉर्मेशन मेरे पास भेज देंगे। फिर हम इसके हिसाब से इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। हसाम, अपने दुश्मन को कभी कमज़ोर मत समझो, ना ही उस पर कभी पीठ पीछे से वार करो। रोशनी में लाकर सबके सामने सरेआम उसे तबाह करो, इसी में जीत होती है मेरी जान। और देखना, यही मैं बहुत जल्द करूँगा। जानता हूँ बाबा, जो मज़ा सीने में खंजर चलाने से है, पुश्त में मारने में कहाँ। यही सबक तो बचपन से सीखते आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इससे लुत्फ़ भी बहुत उठाया है।
वो कंधे उचकाता हुआ बोला, ठीक है फिर अब मैं चलता हूँ। इस मामले के बारे में जो भी अपडेट आए मुझे देते रहिएगा। अभी मुझे जाना होगा। वो कुर्सी से उठता हुआ बोला, कहाँ जा रहे हो? बड़े बाबा ने मेंशन में आज एक मीटिंग रखी है, बस वही अटेंड करने जा रहा हूँ। और क्या मैं ये पूछ सकता हूँ इस मीटिंग की असल वजह क्या है, किस बारे में है? वो अपने साहबजादे की जानिब देखते हुए बोले, वो तो मीटिंग अटेंड करके ही पता चलेगा ना। वो उसके चेहरे से समझ गए थे कि उनका लाडला झूठ कह रहा है। गुड लक। वैसे ये अजीब बात है, बॉस ने आज 2 मीटिंग्स रखी हैं। वो अपने अल्फाज पर दबाव देते हुए बोले, 2 मीटिंग्स? सुबह में तुम सब बच्चों के साथ और शाम में हम बड़ों के साथ। यकीनन उन्होंने जो तुम लोगों को कहना है उसी के बारे में हमसे बाद में बात करनी है। मुझे उम्मीद है जो सीक्रेट आज तक हमारी आंखों से ओझल था, वो अब सामने आ जाएगा। तुम्हें नहीं लगता? वो उसकी गोल्डन ब्लूइश आंखों में देखते हुए पूछने लगे, मुझे क्या पता बाबा, ये तो बड़े बाबा ही बेहतर बता सकते हैं। वैसे भी उनके दिमाग में क्या चलता है इसका अंदाज़ा हम लोग नहीं लगा सकते। वो उनसे आंखें मिलाए बगैर बोला, जिस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए ना में सर हिलाया। वैसे भी उनके दिमाग में क्या चलता है इसका अंदाज़ा हम लोग नहीं लगा सकते। वो इनसे आंखें मिलाए बगैर बोला, जिस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए ना में सर हिलाया। हसाम वजदान जानता है सीक्रेट्स कैसे रखते हैं, बेशक सामने उसका बाप ही क्यों ना हो। वो जुबान नहीं खोलेगा। अगर वो अल्फाज से खेलेंगे तो वो भी उनकी मदद से उन्हें हराएगा। ये 5 दिन इसके लिए किसी जहन्नुम नमा जिंदगी से कम नहीं थे। उसे जब लगता उसने अपने दिल के सब टुकड़े इकट्ठे करके जोड़ लिए हैं, उसी पल उसे अपना दिल वापस से टुकड़ों में तकसीम हुआ मिलता। उसका हाल तो बिल्कुल यूं था, तुझे पाने की जिद थी, अब भुलाने का ख्वाब है। न जिद पूरी हुई और ना ही ख्वाब। उसने अपने आप को बहुत समझाने की कोशिश की, सब ठीक हो जाएगा, सब वापस से पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन पहले जैसा के होने के लिए भी तो अब उसके पास उसकी पुरानी 2 बेस्ट फ्रेंड्स थीं और ना पहले जैसे दिल और दिमाग था। हर चीज़ तो इससे छीन ली गई थी, यहाँ तक कि उसके इमोशंस पर भी उसका कोई इख्तियार नहीं था। आंखें वो जो इस बेरहम को देखने को तरसती, दिल वो जो इस बेहिस के नाम पर धड़कता, जुबान वो जो इस पत्थर दिल का नाम लिए बिना ना थकती, दिमाग वो जो इस जालिम की सोचों से एक पल भी रिहाई ना देता, कान वो जो उसकी आवाज़ सुनने को तड़पते। मुख्तसिर ये कि उस एक शख्स ने उसे सरता पांव बर्बाद करके किसी काबिल नहीं छोड़ा था, लेकिन उसे हिम्मत करनी थी, वापिस से खुद के लिए लड़ना था। इस दुनिया को बताना था कि जितनी बेरहमी से मुझे तोड़ोगे, उतनी हिम्मत से मैं तूफान बनकर तुम्हारा मुकाबला करूंगी। बस यही हौसला और हिम्मत इकट्ठा करके आज वो मीटिंग पर जा रही थी। गुड मॉर्निंग गुड़िया। आइमा बेगम ने उसके चेहरे को अपने हाथ से छूते हुए मोहब्बत से कहा। मॉर्निंग आंटी। उनकी मोहब्बत पर न चाहते हुए भी उसके लब मुस्कुराए, क्योंकि पिछले सभी दिनों उन्होंने उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था। ब्लैक फैमिली ने उसकी खिदमत करने और प्यार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इतनी मोहब्बतों में भी उसे पता नहीं क्यों एक शख्स नहीं भूलता था, बल्कि उसकी मोहब्बत उस शख्स के लिए कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ती जा रही थी, जिसकी शिकायत आजकल वो मुसलसल रोज़ाना नमाजों के दौरान अल्लाह से करती। कैसी है मेरी जान की अब तबीयत? पिछले दिनों से रोज़ाना उनकी जानिब से किए जाने वाला सवाल पूछा गया। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने अपना रटा-रटाया सा जवाब दिया, क्योंकि वो उन्हें सच नहीं बता सकती थी, जिस पर वो सांस खींच कर रह गईं। वो माँ थी, अपने बच्चे की तकलीफ और उसका झूठ कैसे नहीं पकड़ती, लेकिन उन्होंने बात को ज़्यादा कुरेदा नहीं और हाँ में सर हिलाकर उसे नाश्ता करने देने लगी। फिर उसे अपनी निगाह हटाकर खुद भी नाश्ता करने लगी। अब हमें निकलना चाहिए क्योंकि मीटिंग 10:30 है। शाजिम ने अपनी मामा के रुखसार को अपने लबों से छूकर टेबल से उठते हुए कहा, क्या तुम भी इस मीटिंग का पार्ट हो? हीर ने धड़कते दिल से पूछा और मुख्तलिफ इकसाम के ख्याल उसके दिल पर छाने लगे, जैसे कि वो भी हसाम और इशाल की तरह उसके मिशन के बारे में पहले से सब कुछ जानता था और शायद वो लोग भी मिशन की वजह से ही उसके साथ इतने प्यार से रह रहे थे। खौफ से उसकी हथेलियां नम होने लगीं, क्योंकि मज़ीद धोखा सहने की सकत उसमें नहीं थी। हाँ, कल बॉस ने कॉल करके मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म किया था, लेकिन मुझे नहीं पता इसके पीछे वजह क्या है। उसके जवाब पर हीर ने सुकून भरा सांस खींचा। ठीक है, चलो चलते हैं। वो टिश्यू पेपर से अपने हाथ साफ करके उसका बाजू पकड़कर बाहर की जानिब ले जाते हुए बोली। वो दोनों मेंशन में पहुंचे तो एक गार्ड उन दोनों को एक बड़े से मीटिंग रूम में ले गया, जहां दाखिल होते ही हीर की मुलाकात हंसती मुस्कुराती इशाल से हुई। वो उसे देखते ही उसकी जानिब लपकी और इसे अपनी बाहों में छुपा गई,
जबकि हीर अपनी जगह पर मुंजमद हुई उसके हिसार को महसूस करने लगी। जब हीर की जानिब से कोई रद्द अमल नहीं हुआ तो इशाल परेशानी से उससे दूर हो गई। तुम ठीक हो? इशाल फिक्रमंदी से पूछने लगी, जिस पर वो गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच कर रह गई। इस सवाल से वो पहले बहुत तंग थी, ऊपर से इशाल का यही सवाल करना सोने पर सुहागा के काम था। उसकी झूठी फिक्र पर हीर का दिल किया उसके मुंह पर जोर से पंच दे मारे और उसे कहे कि मेरे सामने अपना ये ड्रामा अब बंद भी कर दो, और इससे ये भी पूछे, क्या ये एक घटिया मिशन तुम्हारे लिए इतना ज़रूरी है जिसके लिए तुमने दोस्ती जैसे खूबसूरत रिश्ते का मजाक बना कर रख दिया है? कैसी लग रही हूँ तुम्हें मैं? उसने अपने सीने पर बाजू बांधते हुए तल्ख लहजे में पूछा। आखिर हुआ क्या है? वो उसके कंधों पर हाथ रखते हुए इंतहाई नरमी से पूछने लगी, जिस पर हीर ने अपने हाथ उसके कंधे से झटक दिए और उससे 2 कदम दूर हुई, जबकि इशाल शौक से उसकी तरफ देखने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारी दुआओं से मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, वो तंजिया मुस्कुरा कर कहती अपनी कुर्सी की जानिब बढ़ गई, जबकि इशाल भी अपनी हैरत पर काबू पाकर एक कुर्सी पर जाकर बैठ गई। ठीक 10:30 पर बॉस मीटिंग रूम में दाखिल हुए। उनकी आमद पर सब एहतराम से खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने हेड चेयर संभाल कर इन सबको बैठने का इशारा किया, तो वो लोग भी अपनी अपनी कुर्सियां संभाल गए। हीर ने नजर घुमाकर इस रूम में मौजूद लोगों की जानिब देखा, जहां बिल्कुल सामने आउन, एरिक और निबान बैठे हुए थे। निबान के चेहरे से वो अंदाजा लगा सकती थी कि उसे भी शाजिम की तरह कुछ भी नहीं पता। बॉस के बिल्कुल लेफ्ट जानिब हसाम बैठा हुआ था, जो कुछ मिनट्स पहले ही आया था। उसकी मौजूदगी ही उसके जख्मों को उधेड़ने और दिल की धड़कनों को बेकाबू करने के लिए काफ़ी थी। वो बगैर पलकें झपकाए उसकी तरफ देखने लगी, जिसके चेहरे पर सर्द मेहरी थी, जबकि उसकी आंखों में एक अजीब सी डार्कनेस थी, जो हीर ने पहले कभी नहीं देखी थी। जब बॉस ने बोलना शुरू किया तो वो भी अपना सर झटक कर उससे अपनी निगाह हटाकर बॉस की बात ध्यान से सुनने लगी। आज की मीटिंग एक खास मकसद के लिए रखी गई है। मैं आप सबको एक जॉब सौंपने वाला हूँ। मुझे यकीन है वो तुम सब लोग बहुत अच्छे से करोगे। इसलिए बगैर देर किए सीधा मुद्दे पर आते हैं। सोर्सेज से खबर मिली है कि रशिया से एक माफिया फैमिली हमें अपना टारगेट बनाने का सोच रही है, और ये फैमिली कोई और नहीं बल्कि अलियांडी है। जो लास्ट अटैक मेंशन पर हुआ, हमें लगता है ये भी उन लोगों की जानिब से ही हुआ है। इसलिए ज़्यादा चीज़ें ख़राब ना हों तो मैंने उनके मेन बॉस से बात करके हम लोगों के दरमियान ताल्लुकात को ठंडा करने का सोचा, और जिसके लिए मैंने बच्चों को एक दूसरे की यूनिवर्सिटीज़ में ट्रांसफ़र करने का मशवरा दिया, जिसके नताइज में अब वहाँ से बच्चे हमारी यूनिवर्सिटीज़ में और हमारे बच्चे उनकी यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करने के लिए जाएंगे। ओह! तो आपका मतलब है हम लोग उनकी आमद पर उनसे अच्छा बर्ताव करेंगे। वो इतना सब कुछ कर रहे हैं और हम सिर्फ़ उनसे प्यार-मोहब्बत से रहें। यही चाहते हैं आप हमसे? हसाम की गुस्से से भरपूर आवाज़ कमरे में गूंजी, क्योंकि वो इसी टॉपिक पर अपने बाबा से बात करके आ रहा था। जब इन दोनों भाइयों को ही शक है इस सब के पीछे वही लोग हैं, तो इस पर कोई कड़ा एक्शन लें। ये सब क्या है? तुम हमेशा इतने बेसब्रे क्यों हो जाते हो हसाम? उन्होंने उसकी जानिब देखते हुए कहा, जो आग बगोला हो रहा था। मैं बेसब्रा नहीं हो रहा सर, बस और भी बहुत से काम हैं जिन्हें मुझे जल्द से जल्द मुकम्मल करना है। उन्हें ज़्यादा देर पेंडिंग पर नहीं छोड़ सकता। हीर सोच रही थी कि अब बॉस हसाम का दिमाग ठिकाने लगाएंगे, जो दरमियान में इतना बोल रहा है, मगर उल्टा उसे बॉस की स्माइल देखकर हैरत हुई, जो वो उसको देखते हुए कर रहे थे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, मैंने दोनों फैमिलीज़ के दरमियान स्कॉलरशिप की डील की है। वह अपने मुल्क से सबसे बेहतरीन बच्चे हमारे मुल्क में भेजेंगे, और बदले में हम भी अपने सबसे बेस्ट स्टूडेंट उनकी यूनिवर्सिटी में भेजेंगे। जब मैंने कहा हमारे बेस्ट, तो मतलब तुम सब जो यहाँ इस रूम में मौजूद हो। तुम लोग जब वहाँ पहुँचोगे तब असली मिशन शुरू होगा। मुझे 101% यकीन है कि वो लोग प्रिंसिपल के ऑफिस में मौजूद कंप्यूटर में बहुत कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपा रहे हैं। इसमें कुछ तो ऐसा है जो फ्यूचर में हम लोगों के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। कुछ बहुत बड़ा, बस वही इन्फॉर्मेशन तुम लोगों ने हासिल करनी है। मुख्तसर तुम लोगों का यही मिशन है, इसमें यूनी में दाखिल होकर इस डाटा को हासिल करना। बस। एक्सक्यूज़ मी सर, क्या इसे मुकम्मल करने के लिए हम सबका एक ही जगह पर मौजूद होना ज़रूरी है? शाजिम ने हैरत से पूछा, क्योंकि अगर इतना मामूली सा काम था तो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने की ज़रूरत तो नहीं थी। मैं जानता हूँ तुम लोगों को ये मिशन बहुत आसान लग रहा है, लेकिन ये सेकंड्स में आसान से ख़तरनाक में बदल सकता है।
اس کا خطرہ صرف اس انفارمیشن پر منحصر ہے جو کہ کمپیوٹر میں قید ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو چیزیں بعض ٹائم ہمیں آسان لگتی ہیں، اصلی خطرہ وہی اپنے اندر چھپائے ہوئے رکھتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے قدم پھونک پھونک کر رکھنا۔ اب آتے ہیں پلان کی طرف۔ وہ سب کو اپنی نگاہوں کے حصار میں لیتے ہوئے کہنے لگے، حسام، ایشال، شازم، آؤن اور نبان، تم سب لوگ ہماری طرف سے گئے ہوئے ایکسچینج اسٹوڈنٹس کی طرح ری ایکٹ کرو گے اور تم سب کا وہاں یہ فائنل ایئر ہوگا۔ ان سب کو انفارم کر کے وہ اپنی بلوئی آنکھوں سے ہیر کی جانب دیکھنے لگے۔ اس مشن کی کامیابی کا دار و مدار صرف تم پر ہے مس ہیر۔ تم باقی بچوں کی طرح ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے طور پر وہاں نہیں جاؤ گی، بلکہ ایک نئی طالب علم کے طور پر وہاں ایڈمیشن لو گی۔ تمہارا تعلق انتہائی امیر گھرانے سے ہوگا، اس لیے تم بگڑی ہوئی امیر زادی کی طرح ہی وہاں اپنا رویہ رکھو گی، جان بوجھ کر اسٹوڈنٹس کو تنگ کرو گی، ٹیچرز کے ساتھ پنگے لو گی، جس کے نتیجے میں تمہارا پرنسپل کے آفس میں کافی آنا جانا ہوگا۔ بچوں کو اس لیول تک ٹارچر کرو گی کہ تمہاری شکایت لازمی پرنسپل کے آفس تک پہنچے۔ وہ اس کا کردار سمجھاتے ہوئے بولے، جس پر ہیر ان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی آپشنز کے بارے میں سوچنے لگی۔ اگر وہ اس کردار کو نبھا لے تو وہ بغیر کسی کی پرواہ کیے صرف اپنی مرضی کی مالک بن سکتی ہے، جو دل چاہے وہ کہہ اور کر سکتی ہے۔ اوکے، میں بگڑی ہوئی امیر زادی بننے کے لیے تیار ہوں، جو آئے روز مشکلات پیدا کرے گی۔ وہ سب کو دکھانا چاہتی تھی کہ وہ کمزور نہیں ہے، اس لیے باس کی طرف دیکھتی ہوئی پورے اعتماد لہجے میں بولی، نہیں ہیر، ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ میرا نہیں خیال یہ اس کے لیے محفوظ رہے گا۔ اس طرح وہ ہر پل لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی رہے کرے گی، جو کہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے اسے کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس سے پہلے باس ہیر کی بات سے مطمئن ہو کر کچھ کہتے، حسام کی دو ٹوک آواز سب کے کانوں سے ٹکرائی، اگر میں نارمل بچوں کی طرح رویہ رکھوں گی تو پرنسپل کے آفس میں کیسے جاؤں گی؟ تمہارے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ حسام وجدان، اس بار میں وکٹم نہیں بنوں گی، جو میرا دل کرے گا میں وہی کروں گی۔ اس بار قوانین میرے ہوں گے، کسی اور کے نہیں، اس لیے برائے مہربانی میرے کام میں آپ مداخلت نہیں کریں، اپنی ڈیوٹی نبھائیں۔ وہ مضبوط لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر بولی، جس پر وہ پرتپش نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اپنی ڈیوٹی ہی نبھا رہا ہوں، اس لیے فیوچر میں ہونے والے نقصان سے بچانے کا ابھی سے ایڈوانس مشورہ دے رہا ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا، میرا نہیں خیال میں نے آپ سے مشورہ مانگا تھا، وہ بھی ترکیب بہ ترکیب بولی، جس پر جہاں زیب صاحب کے لب مسکرانے لگے کیونکہ انہیں اپنے کیے ہوئے کام کا اثر نمایاں دکھ رہا تھا۔ تو میڈم، آپ کو دیا کس نے ہے مشورہ؟ میرا خیال میں ہیڈ کرسی پر بیٹھے سر سے مخاطب تھا۔ وہ اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، دونوں چپ کر جاؤ، اب دونوں کی ہی آواز مجھے سنائی نہ دے۔ اس سے پہلے ہیر اسے کوئی کرارا سا جواب دیتی، باس کی آواز نے اسے چپ کروا دیا۔ تم لوگوں کا پتہ چل گیا ہے تم لوگوں کا کیا کردار ہے، اب آتے ہیں تم لوگوں کی شناخت کی طرف۔ حسام اور باقی سب اپنی اصلی پہچان ہی سب کو بتائیں گے، جبکہ ہیر، تمہارا نام ہیلینا ایوانیو ہے، جس کا تعلق یوکرائن میں موجود نامی گرانی امیر فیملی سے ہے۔ تم بار بار فیل ہو رہی ہو، جس سے تنگ آ کر تمہارے والدین نے تمہیں رشیا کی یونی میں پڑھنے بھیجا ہے۔ وہاں جا کر تم کچھ لڑکیوں سے دوستی کرو گی تاکہ تم پر کسی کو کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو۔ تم ہر پل حسام اور باقی سب کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہو گی۔ ہمارا ٹیکنیکل سٹاف تم سب کو مائنر سائز کے ایئر پیس دے گا، جو آپ لوگ دن رات ہر وقت اپنے کانوں میں لگائے رکھو گے، اور تم لوگوں کو وہاں بولنے میں بھی کوئی دقت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ وہ لوگ انگلش زبان کا استعمال کرتے ہیں، جو آپ سب کی ہی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ کوئی سوال؟ آپ کو نہیں لگتا اس پلان میں ابھی بھی کچھ کمی ہے؟ کیونکہ تالیہ ہیر کے بارے میں سب جانتی ہے، اور جہاں تک مجھے پتا ہے وہ اس یونی کی طالبہ ہے۔ حاذق نے تجسس سے پوچھا، جو کہ بوس کی رائٹ جانب بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس بارے میں سوچا تھا، جس کا میں نے حل نکال لیا ہے، اسے اس کے انکل کے پاس فرانس میں بھجوا دیا گیا ہے، اگلے سمر تک وہ واپس نہیں آئے گی، اس لیے بے فکر رہو، انہوں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ حاذق کا اس سب میں کیا کردار ہے؟ میرا نہیں خیال اس کی پرسنالٹی کو واپس سے اسٹوڈنٹ کا کردار سوٹ کرے گا۔ ایشال نے اس کی عمر کو نشانہ بنا کر تنگ کرتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو کزن، مجھے طالب علم کا کردار نہیں جچے گا، اس لیے ابھی اس وقت تم اپنے میتھ کے پروفیسر سے بات کر رہی ہو، جو تمہارے نیکسٹ ایئر تک رہے گا۔ وہ شوق لہجے میں بولا، یہ ناانصافی ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے بھی پروفیسر بننا ہے، میری اسٹڈی بھی مکمل ہو گئی ہے لاسٹ ایئر۔ ایشال نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، ہاں جی، ٹافی ہے نا، آپ کو بھی دے دی جائے۔ حاذق نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا،
जिस पर वो उसे घूरने लगी। जैसा कि शाल मैं चाहता हूँ एक समझदार स्टूडेंट भी हो, मैं नहीं चाहता सारे सर फिरे हों और आखिर में सिचुएशन गर्म हो जाए, तो इनको पुरसुकून करने वाला कोई तो हो उधर। इन हालात में तुम बहुत बेहतर आइडियाज निकाल कर सिचुएशन संभाल सकती हो। इससे पहले वो कुछ कहती जहांजेब ने इसे टोकते हुए कहा, जिस पर वो हाँ में सर हिला कर रह गई। इस मीटिंग को खत्म करने से पहले आखिरी बात, तुम लोगों की रहायशगाह के बारे में। हसाम और बाकी सब लोग वहां मौजूद हमारे विला में रहेंगे, जबकि हीर तुम यूनी की जानिब से दिए गए हॉस्टल में रहोगी। बॉस अपने प्लान से इनको रूबरू करवाने लगे, जबकि हसाम को इनकी बात बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन वो जानता था वो अपने अल्फाज से उनका ज़हन तब्दील नहीं कर सकता, इसलिए फ़िलहाल के लिए खामोशी से उनकी बात सुनता रहा। 2 हफ्तों के बाद तुम सब लोग रशिया के लिए फ्लाई करोगे, जबकि हीर तुम इन सबसे अलहदा हमारे प्राइवेट जेट पर जाओगी। उन्होंने आखिर में इन सबको भी अपनी राय देने का मौका दिया। जब किसी की तरफ से कोई सवाल नहीं आया, तो वो उन्हें गुड लक कहकर वहां से चले गए। इशाल को भी अपने पापा से मिलना था, इसलिए वो भी उनके पीछे पीछे वहां से चली गई, जबकि हीर ने दिल में लाख बार शुक्र अदा किया कि उसने वापिस से बात करने की कोशिश नहीं की। वो बैठकर ऑफिस में मौजूद खूबसूरत पेंटिंग्स का मुआयना करने लगी, साथ शाजिम के फारिग होने का इंतज़ार, जो कि हाजिक के साथ बातों में मसरूफ था। क्या हम दोनों अकेले में बात कर सकते हैं? हसाम ने उसके करीब आकर पूछा, जो पेंटिंग में खोई हुई थी। ज़रूर, वो उसकी जानिब देखते हुए सुकून से बोली, जिसकी हसाम को हरगिज़ तवक्का नहीं थी। बहरहाल उसने उसे आगे चलने का इशारा किया और अपने साथ गार्डन साइड में ले गया। कैसी हो? वो अपनी पॉकेट्स में हाथ डालकर उसके चेहरे को देखते हुए पूछने लगा, जो सराहती नज़रों से रंग बिरंगे फूलों को देख रही थी। तुमसे मतलब? वो वहां से नज़र हटाकर आईब्रो उचकाते हुए बोली, मतलब है तो पूछ रहा हूँ, मैं बोला। कैसे गुजरे आखिरी 5 दिन? वो उसकी डार्क ब्राउन आंखों में देखते हुए पूछने लगा, जिनमें पहले जैसी रौनक कहीं नहीं दिख रही थी। तुम मेरे साथ ऐसे बात कर रहे हो जैसे पिछले दिनों हमारे दरमियान कुछ हुआ ही ना हो, जैसे हमारा ताल्लुक बहुत खुशगवार है। वो उसे घूरते हुए बोली, हाँ तो क्या हुआ है हमारे दरमियान? कुछ भी तो नहीं। वो अपनी जेब से हाथ निकाल कर उसकी जानिब कदम बढ़ाते हुए बोला, जबकि वो उसके हर आगे की जानिब बढ़ते कदम के साथ पीछे कदम लेने लगी। बस तुम्हारा पिछले दिनों थोड़ा दिमाग खराब हो गया था। मुझे लगा शायद अब तक ठिकाने आ गया होगा। क्यों नहीं आया? जब वो दीवार के साथ जा लगी तो वो इसकी तरफ दोनों अतराफ अपने बाजू हायल करते हुए बोला, जिस पर वो दांत पीस कर रह गई। तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? वो उसे सुलगती निगाहों से देखते हुए बोली, हसाम वजदान। वो कंधे उचकाते हुए शोक लहजे में बोला, जिस पर वो आंखें घुमा कर रह गई। इससे पहले वो कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती, हसाम उसकी गर्दन की जानिब झुककर अपना लम्स छोड़ने लगा, जबकि वो शौक से अपनी जगह पर मुंजमद हो गई, क्योंकि उसे इस पल हसाम से ऐसी बेबाकी की उम्मीद नहीं थी। मुझसे दूर रहो। जब उसकी कुर्बत बर्दाश्त से बाहर होने लगी, तो वो नम आंखों से इसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश करते हुए बोली, वो जैसा भी था मगर उसका इश्क था। उसकी नज़दीकी उसकी सांसों को बेतरतीब करने का हुनर रखती थी। उसी एहसास के खौफ से उसकी आंखें आंसुओं से भरने लगीं। हीर, मुझे इस बेरुखी की वजह बताओ। आई प्रॉमिस सब ठीक कर दूंगा। वो उसकी आंखों से गिरते आंसुओं को अपने लबों में समेटते हुए बोला, जिस पर वो धड़कते दिल के साथ उसे देखने लगी। हीर, अब मत पिघलना प्लीज, तुम्हें खुदा का वास्ता। वो सिर्फ ड्रामा कर रहा है, ये इतनी केयर सिर्फ मिशन के लिए है। उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। उसका दिमाग बड़बड़ाया, जिस पर उसने होश में आकर मुकम्मल जोर लगाकर उसे खुद से दूर धकेला, जिस पर वो सुर्ख होती आंखों से उसे देखने लगा, क्योंकि उसे धुतकारे जाना हरगिज पसंद नहीं था। ठीक कर दोगे? हीर ने कहकर खुश्क सा कहकहा लगाया। हसाम वजदान, मुझे तुम्हारी ये शक्ल ही नहीं देखनी। वो उसके चेहरे की जानिब इशारा करते हुए बोली, जहां वो उसके अल्फाज पर अपनी आंखें बंद कर गया। एक्चुअली ना, मेरा दिल भर गया है तुमसे। तुम्हें देखने को दिल ही नहीं करता। तुम्हें देखकर मुझे। इससे पहले वो अपने अल्फाज मुकम्मल करती, वो उसकी गर्दन पर हाथ रखकर उसे दीवार के साथ लगा गया। कहते हैं इंसान को उतना ही बोलना चाहिए जितना बाद में उसमें सुनने की बर्दाश्त हो, मेरी जान। वो उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाते हुए फनकारा, जिस पर वो उसे तकलीफ से देखने लगी। मुझे तुम्हारे साथ बाहर नहीं आना चाहिए था। देखा है कभी खुद की तरफ इंसानी शक्ल में भेड़िए हो? वो उसके हाथ की जानिब इशारा करते हुए गुस्से से गुर्राई, जहां वो उसकी गर्दन को दबोचे हुए था।
اور ایسا کون بنا رہا ہے مجھے؟ وہ اس کی گردن کو چھوڑ کر اس کے بازو کو بے دردی سے پکڑتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر وہ درد سے کراہ اٹھی، تم ہیر پولاد، تم؟ ایسا نہیں ہوں میں جو تم مجھے بنا رہی ہو۔ وہ غصے سے اس کے بازو کو چھوڑ کر بے بسی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ اس کے الفاظ پر وہ منہ کھولے اس کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ اس نے تو کبھی اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تھا، پھر یہ الزام کیوں؟ وہ افسوس سے نام سر ہلا کر بغیر اسے کوئی جواب دیے اس سے دور جانے لگی، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں کو چومنے لگے۔ ابھی وہ 2 قدم ہی اس سے دور ہوئی ہوگی کہ وہ پشت سے اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ مجھے پتا ہے تمہیں کوئی بات ٹارچر کر رہی ہے، اس لیے تم یہ سب کر رہی ہو۔ وہ اس کے کان کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے آہستہ آہستہ بولنے لگا، جبکہ وہ بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ وہ اپنی گرفت سخت کر گیا۔ حسام، اس نے لڑکھڑاتی آواز میں احتجاج کرنا چاہا، مگر وہ اس کو پلٹ کر اس کا رخ اپنی طرف کر کے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ گیا۔ تکلیف دہ الفاظ استعمال کر کے ہم دونوں صرف ایک دوسرے کو اذیت دیں گے اور کچھ نہیں، اس لیے فی الحال اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتے۔ لیکن ہیر، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، بات کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں ورنہ سب برباد ہو جاتا ہے، اور میں ہمارا رشتہ خراب نہیں ہونے دینا چاہتا، اس لیے وقت لو، جب تم بہتر سمجھو مجھ سے بات کرنا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا اور ساتھ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا تاکہ وہ تھوڑی ریلیکس ہو سکے، کیونکہ وہ اسے یوں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کچھ بات کرنے کو ہے ہی نہیں حسام، تم بس اپنے راستے اور میں اپنے راستے، وہ ضدی لہجے میں بولی، جس پر وہ سانس کھینچ کر رہ گیا۔ اگر کچھ نہیں ہے تو یہ آنسو کیوں ہیں آنکھوں میں؟ وہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے رخسار پر گرتے آنسو چن کر اسے دکھاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آنسو نہیں ہے، صرف پانی ہے، یہاں اتنی گرد و غبار ہے، کچھ آنکھوں میں چلا گیا ہوگا۔ وہ اس سے دور ہوتے ہوئے بولی، جس پر وہ نام میں سر ہلا کر اپنے ہاتھ سے اس کے گال کو سہلانے لگا۔ کچھ سیکنڈز ایسے ہی اس کے ہاتھ کو اپنے چہرے پر محسوس کر کے وہ اس سے دور ہوئی تاکہ جلد سے جلد شازم کو ڈھونڈ کر یہاں سے نکل سکے، کیونکہ اگر وہ حسام کے آس پاس رہی تو بہت جلد اس کا دل اور دماغ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے، جو وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ تم جانتی ہو نا، 2 ہفتوں کے بعد ہم لوگ رشیا چلے جائیں گے، وہاں ہم دونوں کی ملاقات نئے لوگوں سے ہوگی، ادھر سب کچھ نیا ہوگا، جس کے چلتے ہم دونوں زیادہ تر مل نہیں پائیں گے۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کرتے ہوئے آہستہ آہستہ بولنے لگا، جبکہ وہ اس کے الفاظ کے سحر میں کھوئے ہوئے اس کی گولڈن بلوئش آنکھوں میں ڈوبنے لگی، جو بہت منفرد تھیں۔ ایسی نگاہیں اس نے آج تک کسی انسان کی نہیں دیکھی تھیں۔ اس کا دل کیا وہ اسے سب بتائے اور اس سے پوچھے، کیا پتہ حسام سچ میں اس کے ساتھ صرف مشن کے لیے نہ ہو، کیا پتہ سچ میں وہ اسے دل سے چاہنے لگا ہو۔ یہ مشن بہت زیادہ خطرناک ہے اور تم مجھ سے اور اشال سے بات ہی نہیں کر رہی ہو، اور تم جانتی ہو اس مشن کی کامیابی کے لیے ہم سب کا ایک دوسرے سے بات چیت کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم یہ مشن ہار جائیں گے۔ وہ جو اس سے پوچھنے کے لیے اپنے لب کھولنے والی تھی، حسام کی مشن کے لیے اتنی فکر دیکھ کر اس کا دل واپس سے ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ مطلب ابھی بھی یہ انسان بس اس لیے کوشش کر رہا ہے تاکہ مشن فیل نہ ہو جائے۔ او گاڈ، ہیر تم کتنی بیوقوف ہو، اسے تمہاری نہیں صرف مشن کی فکر ہے۔ اور تم کیا سوچ رہی تھی؟ ہو سکتا ہے وہ تمہیں چاہنے لگا ہو، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی اور اس کے چہرے کو بلر ہوتی آنکھوں سے دیکھنے لگی، کیونکہ آنسوؤں کی وجہ سے اسے اس کا چہرہ صاف نہیں دکھ رہا تھا۔ ہیر، کچھ بولو گی؟ کیوں رو رہی ہو اب؟ حسام نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے فکر مندی سے کہا، اور ساتھ ہی اپنے لب اس کے سر پر رکھ دیے، جس پر ہیر کا پورا وجود کپ کپایا۔ ایک پل تو اس کا دل چاہا اس جھوٹ میں ہی اپنی ساری زندگی بسر کر دے، لیکن وہ اتنی کمزور نہیں تھی کہ اپنی فیلنگز کا مذاق بننے دے، اس لیے وہ آہستگی سے اس کے حصار سے نکل کر دور ہوئی، اور لمبا سانس کھینچنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے سے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اس مشن میں میرا امپورٹنٹ کردار ہے، میں وہی کروں گی جو مجھے ٹھیک لگے گا یا جو میرا دل چاہے گا، اس میں مجھے تمہاری یا اشال کی کسی قسم کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تم بے فکر رہو حسام، میں اپنا کام بخوبی کروں گی۔ اگر مجھے غلطی سے کسی ہیلپ کی ضرورت پڑ گئی تو میرے پاس شازم ہے جو کہ میرا بھائی ہے اور وہاں موجود سب لوگوں سے سب سے زیادہ میرے دل کے قریب ہے، میں اس سے ہیلپ لے لوں گی، اس نے مضبوط لہجے میں کہا، جبکہ اس کا دل منمنایا، کیونکہ اس کے دل میں ہی نہیں بلکہ روم روم میں صرف حسام ہی تھا۔ اچھا مذاق ہے، تم بھی جانتی ہو تمہارے دل و دماغ پر صرف میرا راج ہے،
لیکن تم مانو گی نہیں۔ خیر، لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں، تمہارے دماغ میں جو بھی کھچڑی پک رہی ہے اسے نکال کر باہر پھینک دو، کیونکہ میں تم سے کہیں دور نہیں جانے والا، نہ ہی میں تمہیں جانے دوں گا۔ تمہارے دماغ میں صرف غلط فہمی کے اندھیرے ہیں، انہیں صاف کر کے مجھے محسوس کرو تو تمہیں پتہ چلے گا تم میرے لیے بہت خاص ہو۔ وہ اسے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے بولا، جس پر وہ کرواہٹ کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ ہاں پتہ ہے، یہ خاص ہونا صرف مشن کی حد تک ہے۔ وہ تلخی سے زیر لب دل ہی دل میں بولی، اگر تمہارا ہو گیا ہو تو مجھے جانا ہے، شاذم میرا ویٹ کر رہا ہوگا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بول کر بغیر اس کا جواب سنے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ آج تمہیں میری قدر نہیں ہے، لیکن ایک دن ہوگی، اور خیال رکھنا میری جان تب تک دیر نہ ہو جائے۔ وہ اسے جاتا ہوا دیکھتا بولا۔ شام کی میٹنگ میں سب بڑے باس کے ساتھ اس میں شامل تھے۔ باس ان کو پلان کے بارے میں بتا کر ان سب کی جانب دیکھنے لگا۔ تو اتنی ٹف ٹریننگ کے پیچھے اصل وجہ یہ تھی، وجدان صاحب نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا، اس سب میں ہم بچوں کی جانوں کو مشکل میں کیوں ڈال رہے ہیں، جب ہم لوگ اپنے بہتر آدمیوں اور کمپیوٹر سائنٹسٹس کے ذریعے یہ کام کروا سکتے ہیں۔ عفان نے بحث کرتے ہوئے کہا، جس پر باس نے انہیں گھورا۔ پہلی بات، میں اپنے بچوں کی جان کو مشکل میں نہیں ڈالوں گا، وہاں ان سب کو سیکیورٹی ہر پل فالو کر رہی ہے، بے شک پھر وہ دن کا ٹائم ہو یا رات کا۔ دوسری بات، میں رشین فیملی کو بتانا چاہتا تھا کہ ان کے ایکشنز کا ہم لوگوں نے نوٹس نہیں لیا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا ہے، میں نے ان لوگوں کے ساتھ امن کی ڈیل کی ہے، اس طرح وہ لوگ پرسکون ہو کر اپنے کام کو اطمینان سے جاری رکھیں گے، اور آخر میں بغیر ان کو بھنک لگے ساری انفارمیشن ہمارے پاس ہوگی۔ وہ سخت لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولے، آپ کو لگتا ہے ہیر یہ کام اچھے سے کر پائے گی، جب سارے کے سارے مشن کا دار و مدار اس پر ہے؟ یاور نے پوچھ کر وہاج کی جانب اپنی انگلی کی۔ پلیز میری بات کا برا مت ماننا، مجھے تمہاری اڈاپٹڈ بیٹی کی صلاحیتوں پر کوئی شک نہیں۔ وہ جلدی سے بولا، کیونکہ اس کے سامنے اس کی بیٹی کی صلاحیتوں پر سوال اٹھانا بے وقوفی تھی۔ اس کے ایسے کہنے پر وہاج نے نام میں سر ہلایا۔ مطلب انہیں اس سوال پر کوئی اعتراض نہیں ہے؟ ہاں، وہ اس میں کامیاب ہوگی، کیونکہ مجھے اس پر مکمل بھروسہ ہے۔ اس کیمپ کی رپورٹ کے مطابق وہ اس مشن کے لیے بیسٹ ہے، باس نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ یہ آپ نے بہت پہلے پلان کیا ہوا تھا، وہاج کا ہیر کو اڈاپٹ کرنا اور یہاں لانا کوئی اتفاق نہیں تھا، اس سب کے پیچھے آپ تھے، مطلب سب کچھ پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وجدان صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، انہوں نے اس کی بات سے متفق ہوتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں آپ نے ہمیں یہاں پلان بتانے کے لیے بلایا ہے، لیکن میں ایک بات صاف صاف بتا دوں، آپ نے بغیر مجھ سے مشورہ لیے میرے بچوں کو دشمنوں کے ایریے میں بھیجا ہے۔ اگر میرے کسی بھی بیٹے کو ہلکی سی بھی خروچ آئی تو میں اعلان جنگ کرتا ہوں، سب ملیا میٹ ہوگا، میں ان کے ملک کو آگ لگا دوں گا، سمجھ آیا؟ وجدان صاحب آگ بگولا ہوتے ہوئے وارن کر کے وہاں سے چلے گئے۔ میری طرف سے بھی یہی سمجھیے، یاور بھی کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ عفان نے کچھ نہیں کہا اور وہ اپنے بڑے بھائی کی جانب ہاں میں سر ہلا کر وہاں سے نکل گیا۔ میرے بچے میری جان ہیں، اگر کسی کو کچھ ہوا تو تباہی مچے گی، بس اتنا یاد رکھیے گا۔ وہاج صاحب باس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر بولے، اور پھر وہ میٹنگ روم سے چلے گئے۔ میرے بابا کے علاوہ اشال میری اکلوتی فیملی ہے، مجھے یقین ہے وہ یہ مشن بہت اچھے سے کرے گی، لیکن اگر اس دوران اس کے بال کو بھی کسی نے غلط نیت سے چھوا تو رشین نام کے ملک کو دنیا کے نقشے سے مٹا دوں گا۔ باقی گڈ نائٹ۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ باس کرسی کے ساتھ پشت لگا کر سانس کھینچنے لگے، ایسے دھمکا رہے ہیں جیسے ان کے بچے ننھے منھے کاکے ہیں۔ بھائی نوجوان ہیں، اپنی حفاظت کرنا جانتے ہیں، پتہ نہیں اس عمر میں بھی ان سب کا خون اتنا جوشیلا کیوں ہے۔ وہ ٹیبل سے پانی کی بوتل پکڑ کر منہ سے لگاتے ہوئے بولے۔ انہیں پتا تھا ان کے بھائیوں کی جانب سے ایسا ہی کچھ رسپانس آئے گا، لیکن وہ سب بچوں کی ذمہ داری لینے کو تیار تھے، کیونکہ انہیں ان سب پر مکمل بھروسہ تھا۔ ان کے مطابق تو 2 ہفتے بعد اصل مزہ شروع ہونے والا تھا۔ یہ آپ کے لیے ہے میم۔ جب وہ پرائیویٹ جیٹ میں آ کر بیٹھ گئی تو کافی ٹائم گزر جانے کے بعد جب جیٹ آسمان سے سرگوشیاں کرنے کی کوشش کرنے لگا، تب ایئر ہوسٹس نے ہیر کے پاس جا کر اس کی جانب گلاب کے پھولوں کا بنڈل بڑھاتے ہوئے کہا، جو اس نے مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ جب وہ چلی گئی تو وہ انہیں اپنے ناک کے قریب لے جا کر ان کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارنے لگی، کیونکہ اسے ریڈ روز بہت زیادہ پسند تھے۔ وہ اس کی خوشبو کو محسوس کر رہی تھی،
کہ उसने फूलों से एक चिट को निकल कर जमीन पर गिरते हुए देखा तो उसने फ्लावर एक तरफ रखकर उसे उठा लिया। बेशक आसमान गिरकर जमीन के साथ मिल जाए या सितारों से रोशनी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें वापिस से एक बार फिर से अपना बना कर रहूंगा। तुम्हारी हर हद खुद तक महदूद कर दूंगा। तुम्हारी हर धड़कन और सांस सिर्फ एक ही नाम पुकारेगी, हसाम। जस्ट वेट एंड वॉच। हैव अ सेफ ट्रिप, बोला। ओनली योर्स, हसाम। उसके अल्फाज पर हीर का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि बॉस के मेंशन के बाद आज पहली बार हसाम ने उससे बात करने की कोशिश की थी। देखते हैं हसाम वजदान। वो बार बार उसके अल्फाज रीड करने के बाद उसे अपने पाउच में रखते खुद से बोली और फिर किचन की तरफ बढ़ गई। वहां जाकर उसने एक वाज लिया और इसमें पानी डालकर फूलों को उसके अंदर रख दिया। वापिस आकर वो अपनी सीट पर पुश्त लगाकर अपनी आंखें बंद कर गई। इस तरफ मिस पोलार्ड 10 घंटों के बाद प्राइवेट जेट लैंड हुआ तो हीर के बॉडीगार्ड ने इसे जेट से बाहर जाने वाले रास्ते की जानिब इशारा करते हुए कहा, तो वो आंखों पर ग्लासेस लगाकर उसके पीछे पीछे सीढ़ियां उतरने लगी। जैसे ही उसने रशिया की जमीन पर कदम रखे, ताज़ा हवा उसके चेहरे से आकर टकराई, जिससे लुत्फ उठाते हुए वो अपनी बॉडीगार्ड के साथ अपनी लैमोसीन की जानिब बढ़ने लगी। उसके करीब जाकर उसने महसूस किया कि उसकी गाड़ी के पीछे 7 ब्लैक कार्स मौजूद हैं। तुम्हारा नाम क्या है? उसने अपने बॉडीगार्ड की जानिब देखते हुए पूछा, जो उसके लिए दरवाज़ा खोले खड़ा था। एक्सक्यूज़ मी मिस, वो नासमझी से बोला। मेरे ख्याल में मैंने बहुत सफाफ वो नासमझी से बोला, मेरे ख्याल में मैंने बहुत साफ और शफाफ अल्फाज में पूछा है, इसलिए बेहतर है इसका जवाब दो। वो एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोली, मेरा नाम स्कॉट है मिस। उसके लहजे में कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से वो एहतराम से सर झुकाते हुए बोला, ओके स्कॉट, क्या इन सब कार्स का हमारे साथ जाना ज़रूरी है? वो गाड़ियों की लंबी कतार की जानिब इशारा करते हुए पूछने लगी, ये मेरी तरफ से नहीं है मैम, ऊपर से ऑर्डर्स हैं जिनको मैं सिर्फ फॉलो कर रहा हूँ। उसके कहने पर वो हाँ में सर हिलाकर गाड़ी के अंदर बैठ गई, क्योंकि वो समझ गई थी कि ये पावर लोगों को दिखाने के लिए है कि वो कितनी अमीर है, ताकि जाते ही लोगों की नज़रों में आ जाए। जाहिर सी बात है, इंसान भले ही बोले या ना बोले, पैसा बोलता है। एयरपोर्ट से यूनी तक का सफ़र 20 मिनट था। जब वो मखसूस बिल्डिंग तक पहुंची तो हीर उसकी खूबसूरती से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई। वो सोचने लगी, अगर ये बाहर से इतनी दिलकश है तो अंदर से कैसी होगी। कुछ मिनट्स के प्रोटोकॉल के बाद वो लोग इमारत के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गए। वह चमकती आंखों से इमारत के अंदरूनी हिस्से को अपनी आंखों में बसाने लगी, जहां ग्राउंड में स्टूडेंट्स टहल रहे थे या ग्रुप की शक्ल में बैठे दुनिया से बेगाना गपशप लगा रहे थे। उनके कहकहे हवा में ऐसे गूंज रहे थे जैसे कल का दिन कभी आना ही ना हो। उसने महसूस किया कि वहां बास्केटबॉल खेलने के लिए भी ग्राउंड है, जबकि उसकी दूसरी सिमत वॉलीबॉल, फुटबॉल, यहाँ तक कि गोल्फ खेलने के लिए भी खास अपनी अपनी जगह मखसूस है। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक डबल गेट के सामने जाकर रुक गई, जो कि हॉस्टल था। हम पहुंच गए हैं मिस, लेकिन अंदर तब जाएंगे जब आपकी तरफ से हुक्म जारी होगा, स्कॉट ने अदब से कहा, जिस पर वो सीट की पुश्त के साथ अपना सर लगाकर आंखें बंद कर गई। फिर उसने आंखें खोलकर अपने चेहरे पर कुदरती तासुरात पैदा किए, क्योंकि वो हेलेना का किरदार निभाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थी, जिसका ताल्लुक यूक्रेन से था। उसने जब स्कॉट को दरवाज़ा खोलने की इजाज़त दी तो वो बगैर देर किए उसके लिए दरवाज़ा खोलकर उसे अपने साथ अंदर ले गया, जहां एक औरत उनका इंतज़ार कर रही थी। वेलकम टू मिस इवानियो, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि इस साल आप भी हमारे साथ होंगी, उस औरत ने दिल से मुस्कुराते हुए कहा। चलो देखते हैं, क्या तुम सचमुच साल ख़त्म होने तक अपनी इतनी ही खुशी दिखाती हो? वो तंजिया लहजे में कहकर बगैर उसका जवाब सुने उसके करीब से गुजरकर अंदर की जानिब बढ़ गई, जिस पर पहले तो स्कॉट मुंह खोले उसे जाता देखता रहा, फिर होश में आकर जल्दी से उसके पीछे भागा। आज के लिए मैं तुम्हारी गाइड हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यूनी और हॉस्टल का सारा एरिया दिखाऊंगी, वो औरत उसके पीछे लपकती हुई बोली। इसके लिए मेरे पास नक्शा मौजूद है, बराए मेहरबानी मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं काफी लंबे सफर से आई हूँ, आराम करना चाहती हूँ, वो अपनी आंखों से ग्लासेस उतार कर तपे हुए लहजे में बोली। सॉरी मिस, लेकिन ये यहाँ का कानून है, जब भी कोई नया तालिबे इल्म आता है उसे सारा एरिया दिखाया जाता है, ताकि उसे बाद में किसी किस्म की दिक्कत। तुम्हें लगता है मैं उनमें से हूँ जो ये कानून फॉलो करते हैं? ये सिर्फ टाइम वेस्ट होते हैं, जो कि मैं करती नहीं हूँ। अब मेरे रास्ते से हटो, मुझे जाकर कुछ देर रेस्ट करना है।
हीर ने उसकी बात को काटते हुए सर्द लहजे में कहा, जैसी आपकी मर्जी मिस, लेकिन आप जिस तरह बात कर रही हैं, मैं इसकी शिकायत प्रिंसिपल को भी कर सकती हूँ, ताकि वो आपसे बजाते खुद निपट सकें। इस औरत ने अब की बार सख्ती से कहा, जिस पर वो आंखें घुमाकर उसकी धमकी को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गई। वह अपने पीछे स्कॉट की मौजूदगी महसूस कर सकती थी, जो इसका सामान उठाए हुए था। उसने कॉरिडोर से लेफ्ट की जानिब टर्न लिया और फिर रूम नंबर 85 के पास जाकर वो रुक गई। उसने उसमें कार्ड लगाकर हैंडल घुमाया तो वो खुल गया। मिस, ये रहे आपके बैग्स। मैं आपके दरवाजे के पास नहीं रुक सकता, क्योंकि ये गर्ल्स का हॉस्टल है। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं बस 5 मिनट की दूरी पर हूँ। स्कॉट ने दरवाजे के पास उसका सामान रखते हुए कहा। ठीक है स्कॉट, तुम आराम से जाओ, वो नरमी से बोली तो वो शदीद हैरत से उसे देखने लगा। फिर अपना सर हिलाकर वहां से चला गया, क्योंकि उसे ये फैमिली समझ ही नहीं आती थी। 1 मिनट में ये लोग इतने स्वीट होते हैं, जबकि दूसरे ही मिनट में बिल्कुल जहरीले। उसे ये फैमिली आम इंसानों की कम बायोपॉल्स की ज्यादा लगती थी। जैसे अभी ही ये लड़की कुछ मिनट्स पहले कितनी रूड थी और अभी कितनी तमीज और इज्जत से बात कर रही थी। उसके इतने शौक होने पर हीर के लब मुस्कुराए, क्योंकि वो उसकी हालत समझ सकती थी। उसने सारा दिन उसके साथ गुजारा था, इसलिए वो आखिर में न चाहते हुए भी उससे नरमी इख्तियार कर गई थी, क्योंकि वो उसका हकदार था। उसने रूम में दाखिल होकर उसको गौर से देखा, जहां क्वीन साइज के 2 बेड मौजूद थे, जिनकी साइड्स पे टेबल थे और उनके ऊपर लैंप पड़े हुए थे। बेड की एक सिमत देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि उसकी रूममेट पहले से इस कमरे में मौजूद है, लेकिन फिलहाल वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। हीर ने अपना सामान पकड़ा और उसे सेट करने लगी, ताकि फिर वो सुकून से थोड़ी देर सो सके। 20 मिनट के बाद जब वो अपनी साइड सेट करके मुतमईन हो गई, तो वो फ्रेश होकर आके अपने बेड पर लेट गई। अभी उसे लेटे 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि उसकी रूममेट कमरे में दाखिल हो गई, जिस पर वो आंखें खोलकर उसकी जानिब देखने लगी, जो कि पिंक कलर के लिबास में मलबूस थी। सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, मुझे नहीं पता था मेरी रूममेट आज आ रही है, वो नर्वस होते हुए बोली। कोई बात नहीं, मेरा नाम हेलिना है, उसने उठकर सीधे होकर बात बैठ के उसकी जानिब अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। हेलो हेलिना, आई एम आना स्टीवर्ट, वो उसके हाथ को थामते हुए बोली। तुमसे मिलकर खुशी हुई है, उम्मीद है हम दोनों एक साथ अच्छा वक्त गुजारेंगी। हीर अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए बोली। हाँ जरूर, बुरा मत मानना हेलिना, मैं कमरे में सिर्फ कपड़े बदलने आई थी। तुम रेस्ट कर लो, मैं काफी लेट नाइट वापिस आऊंगी। वो कहकर अपने वार्डरोब में गायब हो गई, जबकि हीर मजे से अपने सरहाने पर सर रख कर अपनी आंखें बंद कर गई, क्योंकि वो बहुत थक चुकी थी, बस सोना चाहती थी। जब उसकी आंख खुली तो उसने तकिए के नीचे पड़े मोबाइल से सबसे पहले टाइम देखा, जो सुबह 10 बजे का था। वो अपनी आंखों को अपने हाथों की उंगलियों से रगड़ने के बाद कमरे के अतराफ में देखने लगी, लेकिन जब उसकी नजर कमरे में लगे पोस्टर से टकराई, उसे झटका लगा था। उसकी अपनी आंखें खोलने पर पछतावा हुआ, क्योंकि उसका कमरा हसाम के फोटो एल्बम में बदल चुका था। उसने बेड से उठकर वापिस से सारे कमरे की जानिब अपनी निगाह घुमाई, जहां सिर्फ हसाम अकेले के ही नहीं, बल्कि इशाल, हाजिक और नबान के भी पोस्टर्स लगे हुए थे। फिर उसकी आंखें अपनी रूममेट पर जाकर थमी, जो कुर्सी पर खड़ी एक के बाद एक रॉयल बॉयज की फोटोज दीवार के साथ चिपका रही थी। व्हाट द हेल इज हैपनिंग हियर, वो अपनी रूममेट के पास जाकर पूछने लगी। क्या तुम्हें नहीं पता कल कौन आ रहा है, आना ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखते हुए पूछा, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी रूममेट को कल होने वाले इवेंट के बारे में कुछ भी खबर नहीं है। नहीं, वो आईब्रो उचका कर बोली, जिस पर आना अफसोस से ना में सर हिला गई। रॉयल बॉयज कल से यूनी ज्वाइन कर रहे हैं, हमें उनकी आमद के लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए, वो चहकते हुए बोली। और हम उनकी आमद पर स्पेशल तैयारी क्यों करें भाई, क्या वो किसी प्राइम मिनिस्टर की औलाद हैं। हीर यकीन से कह सकती थी, उसके अल्फाज पर आना जैसे देख रही थी वो यकीनन किसी भी लम्हे बेहोश हो जाएगी। क्या तुम पागल हो या बेवकूफ हो, दोनों ही नहीं, हीर ने उसे घूरते हुए कहा। खैर रॉयल बॉयज किसी प्राइम मिनिस्टर की औलाद से भी बढ़कर हैं, क्योंकि वो बजाते खुद रॉयल्स हैं। मैंने अपनी सारी जिंदगी हसाम को फेस टू फेस देखने का शिद्दत से इंतजार किया है। मेरी बहुत चाहत थी मैं उसे एक बार सामने से देखूं। मैंने उससे मुतालिक हर खबर को सोशल मीडिया पर फॉलो किया है। मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है हेलिना, वो ख्वाब किसी कैफियत में कहते हुए हीर की जानिब देखने लगी, जो उलझती निगाहों से उसे देख रही थी, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
तुम उसे नहीं जानती? आना उससे पूछने लगी। नहीं, मैंने पहली बार ये नाम सुना है। उसने कंधे उचकाते हुए साफ अल्फाज में झूठ बोला। ओ माय गॉड, मतलब तुमने अपनी आधी जिंदगी यूं ही जाया कर दी। पुअर गर्ल, वो इंतहाई संजीदगी से बोली, जिस पर वो नासमझी से उसे देखने लगी कि ऐसा क्या है जो वो मिस कर रही है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी और तुम्हारी हेल्प भी कर दूंगी उसका फैन क्लब ज्वाइन करने में। वो उसके कंधे को थपथपाते हुए बोली और साथ ही हसाम की तस्वीर पकड़कर दीवार पर चिपकाने लगी। जब जब वो इस तस्वीर को लगाती उसके मुंह से एक ही जुमला निकलता, ही इज सो हैंडसम, ही इज सो हैंडसम। जिस पर हीर अपने बालों में उंगलियां चलाने लगी। वो जितना उससे दूर भाग रही थी वो उतना ही उसके हवासों में छा रहा था और ऊपर से उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि लोग उसके इतने दीवाने क्यों हैं। हो सकता है उसकी वजह से उसकी अमीरी और हुस्न हो। इसी बात की तो मेरी रूममेट ने भी रट लगाई हुई है, जैसे दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान वही रह गया है। वो खुद से बड़बड़ाकर वॉशरूम में घुस गई ताकि फ्रेश होकर खाना खा सके, क्योंकि उसने काफी वक्त से कुछ नहीं खाया था। वहां का कैफेटेरिया इतना बड़ा था कि हीर को एक पल के लिए लगा कि वो इसमें गुम हो जाएगी, क्योंकि वो लड़के और लड़कियों दोनों के लिए था। वो अपनी प्लेट में खाना डलवा कर एक कॉर्नर में विंडो के पास जाकर बैठ गई। तुम सच में सारे का सारा खाना खा लोगी? तुम्हारी सेहत से तो लगता नहीं कि तुम इतना खाती हो। शरारत भरी आवाज उसके कानों से टकराई तो हीर ने विंडो से नजर हटाकर अपने सामने खड़े लड़के को देखा, जो अपनी ब्राइट हेजल आंखों से उसे ही देख रहा था। एक्सक्यूज मी, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? वो आसपास नजर घुमाते हुए बोली, शायद कोई और भी पास बैठा हो जिससे वो मुखातिब हो। जाहिर सी बात है, तुमसे ही मुखातिब हूँ। तुम्हें अपने अलावा कोई और ब्यूटी यहाँ दिख रही है? वो शेख लहजे में उल्टा उससे सवाल करने लगा। व्हाट? तुम खूबसूरत हो लेकिन थोड़ी बेवकूफ हो। तुम शायद मुझे जानती नहीं हो, लेकिन मैं सिर्फ ब्यूटीफुल लड़कियों के साथ ही बात करता हूँ। व्हाट द हेल? तो ख्याल है तुम मुझे अकेला छोड़ दो और जाकर कोई और ब्यूटी ढूंढो। यहाँ बहुत सी हैं, तुम्हें जरूर कोई मिल जाएगी। वो गुस्से से बोली, जिस पर वो ना में सर हिलाकर हंसने लगा। आई लाइक यू, बाय द वे आई एम हंटर गेरोक्स। वो उसके सामने अपना हाथ करते हुए बोला। हीर को वो रशियन नहीं लगा, क्योंकि उसका लहजा आना से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वेल, आई डोंट लाइक यू, बाय द वे आई एम हेलिना इवानोव। वो उसके हाथ को नजरअंदाज करती दो टोक लहजे में बोली, जिस पर वो मुस्कुराते हुए उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मेरा नहीं ख्याल मैंने तुम्हें साथ बैठने का इनविटेशन दिया है, वो सुलगते हुए लहजे में बोली, क्योंकि उसका उसके पास बैठना उसे आग बगोला ही कर गया था। मुझे यहाँ से बाहर का नज़ारा बहुत पसंद है। तुम खाना खाओ, मैं तंग नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। जब हीर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, उल्टा वो उसे अपने सीने पर बाजू बांध कर घूरने लगी, तो वो सांस खींच कर वहां से उठ गया। खैर, मैं जा रहा हूँ, तुम ये खाना खाओ, इससे पहले ठंडा हो जाए। और हाँ, इतना खुश होने की जरूरत नहीं, हम फिर से मिलेंगे। वो उसे आंख मारते हुए बोला और फिर वहां से चला गया। जबकि उसके जाने के बाद हीर दांत पीस कर रह गई और उसके साथ साथ उसकी भूख भी खत्म हो गई, इसलिए बगैर कुछ खाए अपनी कुर्सी से उठ गई। बाकी का दिन हीर ने अपने कमरे में ही गुजारा और वो शुक्रगुजार थी इस दौरान उसकी रूममेट ने हसाम का नाम ले लेकर उसका सर नहीं खाया। लेकिन उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था इस लड़के ने सिर्फ उसी से बात क्यों की है। रिलैक्स हीर, वो सिर्फ फ्लर्ट कर रहा था। तुम वैसे ही रॉयल्स के साथ रह रख कर शक्की हो गई हो। वो बस नॉर्मल गुफ्तगू थी। उसका दिमाग उसे समझाने लगा, वो यहाँ है, वो यहाँ है, प्लीज जल्दी चलो, हमें उनसे मिलना है। आना की पुरजोश आवाज हीर को ख्यालों की दुनिया से होश में लाई, जो उसे बाजू से खींच रही थी और साथ कह रही थी, एक मिनट रुक जाओ, कौन यहाँ है? वो उसे बाजू से पकड़कर रिलैक्स करते हुए बोली, जो उसे बाहर की जानिब ले जा रही थी। हसाम यूनि के ग्राउंड में दाखिल हो चुका है, प्लीज जल्दी चलो, मुझे फ्रंट पर खड़े होना है ताकि उसको करीब से देख सकूं। प्लीज, वरना वो लोग इस जगह पर कब्जा कर जाएंगे, वो इल्तिजाया बोली। लेकिन वो तो कल आने वाले थे, आज वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अगला पार्ट इंशाल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।